गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो आज आप सबके समक्ष मैं दूसरा खेप फार्माकोग्नोसी के 80 ड्रग्स के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूं और इस वीडियो में आपको मैं इन तमाम ड्रग्स को जो कि खास तौर से CNS से रिलेटेड ड्रग्स को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा काफ़ी इजी वे में, काफ़ी फ़नी वे में, और तमाम इसके कंस्टिट्यूएंट हो गए, चाहे बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, चाहे यूजेस हो गए, इनको कनेक्ट करते हुए, ट्रिक का अप्लाई करते हुए फ़नी वे में आप सबको समझाने का प्रयत्न करूंगा। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं उन ड्रग्स की जो कि ड्रग एक्ट करते हैं हमारे CNS पे, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो ड्रग है वो है हमारा हायोसाइमस। और दोस्तों यदि मैं बात करूं हायोसाइमस और बेलाडोना, तो आपको इन दोनों में काफ़ी समानताएं और आपस में एक दूसरे में काफ़ी चीज़ सेम देखने को मिलेंगे। तो आप इन दो ड्रग को एक साथ याद करने का प्रयत्न करें। तो हायोसाइमस की यदि हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि हायोसाइमस में H आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका यदि आप बायोलॉजिकल सोर्स भी देखेंगे तो उसमें भी हायोसाइमस आ रहा है, और इसके साथ ही साथ यदि आप इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखेंगे तो उसमें भी हायोसाइमिन आ रहा है। तो आप याद करते वक्त यह ध्यान रखें कि इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा, हायोसाइमस नाइगर, और इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेसिकली क्या है, हायोसाइमन, हायोसाइमन। अर्थात हायोसाइमस को यदि हम लोग को याद रखना है तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, उसके H से बेसिकली। तो इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स हायोसाइमस नाइगर, और केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, हायोसाइमिन। और यह भी बात ध्यान रखें कि ज़्यादातर जो ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, ब्रेन पर काम करते हैं बेसिकली, उसका ज़्यादातर फैमिली आपको देखने को मिलेगी क्या, सोलेनेसी। जैसे मैं यदि बात करूं तो ये दोनों ही ड्रग क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है, चाहे हायोसाइमस हो चाहे बेलाडोना हो, और दोनों की ही यदि आप फैमिली देखेंगे तो वो क्या है, हमारी सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसिए फैमिली है। और धतूरा जो भी उसकी भी क्या फैमिली है, सोलेनेसिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारे ब्रेन पर बेसिकली काम करने का कार्य करता है। तो ज़्यादातर जो ड्रग होंगे जो कि हमारे कहीं ना कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेंगे, उसकी ज़्यादातर फैमिली क्या होगी, सोलेनेसिए फैमिली होगी। हायोसाइमस की यदि हम लोगों ने बात कर ही ली, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर ली, और इसके साथ ही साथ यदि मैं इसके यूजेस की बात करूं तो इसके यूजेस में बेसिकली क्या है, ये CNS से रिलेटेड है। तो CNS को क्या करेगा, ये डिप्रेस करने का काम करता है, और इसके साथ ही साथ इसकी एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टी है, यानी अस्थमा के ट्रीटमेंट में, और एंटी स्पाज्मोटिक यानी पेट के ट्रीटमेंट में, पेट दर्द के ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। अगला यदि हम लोग ड्रग की बात करें, और मैंने आपको कहा भी कि इन दोनों ही ड्रग को कनेक्ट करके आप याद रखें, और इसमें बेलाडोना आप यदि देखें तो इसमें भी क्या आ रहा है, बी, और यदि आप इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, एट्रोपा बेलाडोना, यानी अगर आप देखें तो एट्रोपा बेलाडोना, इसमें भी क्या आ रहा है, बी। तो आप इस तरीके से इसको बेसिकली यहाँ पर याद रख सकते हैं। लेकिन यदि मैं एक बहुत ही चर्चित ट्रिक की बात करूँ तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाबू सोना। जो हमारे आशिक मिजाज के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए खास तौर से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाबू सोना, यानी बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा, और एस से क्या हो जाएगा, बाबू, और सोना से सोलेनेसिए इसकी फैमिली हो जाएगी। यदि आप एस को याद रखते हैं तो इसके साथ ही साथ आप इसके यूज को भी याद रख ले जाएंगे। एस से स्पाज्मोलाइटिक में इसका यूज किया जाता है, सलड सिंड्रोम में इसका यूज किया जाता है, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। तो बाबू और सोना। बी से क्या हो गया, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना बायोलॉजिकल सोर्स, और फैमिली इसकी बेसिकली क्या हो जाएगी, सोलेनेसी, ऐसे सोना, बाबू सोना। और एस ही 3S बेसिकली आप देखेंगे इसमें, एक तो एस क्या हो गया, सोलेनेसी, एक क्या हो गया, सलड सिंड्रोम। सलड सिंड्रोम क्या होता है, एस से सलाइवा, एल से लैक्रिमल यानी हमारे आंसू, यू से यूरिनरी, और डी से डेफिकेशन, यानी इन तमाम डिजीज को लेकर ट्रीट करने का कार्य बेसिकली कौन करेगा, यहाँ पर हमारा बेलाडोना करेगा। और इसमें स्पाज्मोलाइटिक यानी कि हमारे अगर पेट में दर्द हो तो उसके ट्रीटमेंट के रूप में यह बेसिकली काम करेगा। पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट यानी पैरासिम्पैथिक
पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके अपोजिट बेसिकली ये काम करेगा। तो इस तरीके से बाबू सोना के ट्रिक से आप बेसिकली इसको याद रख सकते हैं। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट का मैंने बात किया ही, चाहे वो हायोसाइमस हो चाहे बेलाडोना हो, दोनों का ही केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, एल हायोसाइमिन। आप इन दोनों को एक साथ जरूर याद रखने का प्रयत्न करें। चलिए अगले हमारे ड्रग की ओर बढ़ते हैं, वह है हमारा एपिड्रा। एपिड्रा देखिए, इन तमाम ड्रग्स में आपको एक खूबी देखने को मिलेगी कि कहीं ना कहीं इन ड्रग का जो नाम है उसी से मिलता जुलता इनका बायोलॉजिकल सोर्स, इनका केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इनकी फैमिली, इनमें आपको समानताएं देखने को मिलेगी। तो एपिड्रा की यदि बात करें तो एपिड्रा बेसिकली है क्या, ये यंग स्टेम पार्ट होते हैं। और यदि इसके बायोलॉजिकल सोर्स की यदि हम लोग बात करें तो मैंने कहा ही कि एपिड्रा से ही इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी बना, एपिड्रा सिनिका, एपिड्रा एक्विसेंटिना, एपिड्रा जेरार्डियना, एपिड्रा नेब्रोडेंसिस। लेकिन इसमें से आप एक बायोलॉजिकल सोर्स बेसिकली याद रख सकते हैं, कोई सा भी जो आपके लिए इजी हो, एपिड्रा सिनिका। और यदि केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो आप देखेंगे कि एपिड्रिन, नोरएपिड्रिन, सूडोएपिड्रिन, तो कहीं ना कहीं एपिड्रा के नाम पर ही है इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। यदि आप देखेंगे तो जैसे कि देखिए एपिड्रिन, सूडोएपिड्रिन, नोरएपिड्रिन। और यदि इसके फैमिली की भी यदि हम लोग बात करें तो देखिए एपिड्रा के नाम से ही है इसकी क्या फैमिली है, एफिड्रेसिए। सेम टू सेम है एपिड्रा का जो नाम है, बस उसमें सीए आपको जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम लोग इसका याद रख सकते हैं। और इसमें यदि हम लोग बात करें इसके यूज की तो बेसिकली एफिड्रिन इसका मेनली केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है, और भी ये इसके अंदर है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, एंटी एस्थमेटिक, यानी अस्थमा के ट्रीटमेंट में बेसिकली एपिड्रिन का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कोई डिजीज है तो खास तौर से एपिड्रा का भी यूज किया जाएगा, जिसमें वूपिंग कफ यानी घर सी आवाज आती है। कई बार हम लोग अगर सांस लेते हैं या कफ या खांसते हैं तो उसमें घर की आवाज आती है, तो वूपिंग कफ। और इसके साथ ही साथ हाइपोटेंसिव इफेक्ट भी इसका होता है, यानी हमारे ब्लड जो प्रेशर है, बीपी जो कम हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका यूज किया जा सकता है, बीपी को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से एपिड्रा ड्रग हो गया, एफिड्रेसी इसकी क्या हो गई, फैमिली हो गई। और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो गया, एफिड्रा सिनिका, एफिड्रा नेब्रोडेंसिड, एफिड्रा जेरार्डियना, एफिड्रा एक्विसेंटेना, एफिड्रा के नाम से ही है। और एफिड्रेसी इसकी क्या हो गई, फैमिली हो गई। और अगले ड्रग की यदि हम लोग बात करें तो वो है ओपियम। और ओपियम को बेसिकली दोस्तों कहते क्या है हिंदी में, अफीम। आप इससे भली भांति परिचित होंगे कि इसकी तस्करी, काला बाजारी और इसको लेकर तमाम रोजाना हम लोग को कई तरह की घटनाएं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में देखने को मिलती है। यानी इस ड्रग का यूज अच्छे के लिए भी किया जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में इसको ले लिया जाए और यदि इलीगल तरीके से इसका यूज किया जाए तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकता है। तो ओपियम में यदि आप देखें तो पी आ रहा है, और पी से ही इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, बायोलॉजिकल सोर्स, और पी से ही इसकी क्या बन जाएगी, फैमिली। ओपियम यानी कि अफीम, पेपेवर सोमनिफेरम, इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल सोर्स, और पेपेवेरेसी ये इसकी फैमिली। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एफिड्रा में एफिड्रा सिनिका और एफिड्रेसिए इसकी फैमिली थी, उसी प्रकार से ओपियम में पेपेवर सोमनिफेरम और इसका फैमिली क्या हो जाएगा, पेपेवेरेसिए। और यदि मैं बात करूं इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट की तो वो भी पी से ही है। मेन जो केमिकल इसमें कंस्टिट्यूएंट माना जाता है वो पेपेवेरिन को माना जाता है, जो कि एंटी स्पाज्मोटिक यानी पेट दर्द में बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और इसके साथ ही साथ इसका सीएनएस पे भी बहुत सारा काम है। आप सभी जानते हैं यदि अफीम को हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं, यदि कोई ज़्यादा लेता है तो पगला सा जाता है एक प्रकार से, तो हमारे कहीं ना कहीं सेंट्रल एनाल्जेसिक के रूप में ये बेसिकली कार्य करता है। इसकी हम लोग कहें तो नारकोटिक प्रॉपर्टी है, नारकोटिन इसकी प्रॉपर्टी है, कोडीन, नारकोटिन इनके और क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो आप सभी जानते हैं कि कोडिन है क्या, बेसिकली ये क्या है, जो खांसी के ट्रीटमेंट में एंटीटसिव जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है।
और कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी सिरप पीते हैं या ये सब चीज़ें पीते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नींद आने लगती है। तो वो इफेक्ट बेसिकली वो रिस्पॉन्स कहाँ करता है, ये अपना प्रभाव कहाँ डालता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर ही। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो इसका यूज़ कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल एनाल्जेसिक के रूप में, एंटीटसिव के रूप में, डायरिया, डाइफोरेटिक और इसके साथ ही साथ स्पाज्मोलाइटिक। डाइफोरेटिक मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पसीने को एक्सपेल आउट करने के लिए, निकालने के लिए बेसिकली हम लोग देखें तो ओपीएम का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग बात करें तो ओपीएम जो कि अफीम होता है, पेपेवर सोमनीफेरम उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसकी फैमिली ही पी से है, पेपेवेरेसी। पेपेवेरिन उसका क्या है, हमारा मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो कि एंटी स्पाज्मोटिक यानी पेट दर्द के ट्रीटमेंट में उसका यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये अफीम है तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करेगा, हमें नींद के लिए हमारे रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पीते हैं बेसिकली, कोडिन की यदि हम लोग बात करें तो ये बेसिकली है क्या, एक तरीके से सिरप है। हम लोग देखते हैं कोरेक्स के सिरप आते हैं तो वो पीते हैं तो हमें नींद आने लगता है। तो बेसिकली एंटीटसिव इसका यूज हो जाएगा हमारे कोडिन का, और डायरिया और डाइफोरेटिक इसका अनदर यूज है। चलिए देखते हैं नकली ड्रग्स को। उसके अंतर्गत है सबसे पहला टी लीव्स, और मैं आपको यहाँ पर फिर से सजेस्ट करूँगा कि टी लीव्स हो चाहे कॉफ़ी हो, इन दोनों को खास तौर से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर कर याद रखें, इन दोनों को साथ साथ याद रखने का प्रयत्न करें। क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और इनके यूजेस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में काफ़ी सारी समानताएं आपको देखने को एक दूसरे में भी और इनके आपस में भी, यानी हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी समानताएं देखने को मिलेंगी। यदि सबसे पहले ड्रग की बात करें टी की, टी लीव्स की, यानी चाय की पत्तियों की बात हो रही है। अगर मैं टी की बात करूं चाहे कॉफ़ी की बात करूं दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि चाहे चाय हो चाहे कॉफ़ी हो, हम लोगों की आदत होती है कि हम लोग गरम गरम चाय काफ़ी चुस्की लेकर पीने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ख़ास तौर से कुछ लोग क्या करते हैं, चाहे कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि चाय को कप में से किसमें, प्लेट में चाय की चुस्की लेकर बेसिकली पीने का काम करते हैं, यानी पोर करते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही किस तरह के अल्कोलॉइड हो जाएंगे, बेसिकली पोर यानी प्यूरिन टाइप ऑफ अल्कोलॉइड। और यदि मैं बात करूं टी लीव्स की, तो आप देखेंगे कि चाहे इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो चाहे इसकी फैमिली हो, उसमें भी कहीं ना कहीं टी आपको देखने को मिलेगा, यानी थिएसिनेसिस और इसके साथ ही साथ थिएसिए। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे ओपीएम में था पेपेवेर सोमनीफेरम और पेपेवेरेसिए, वैसे ही इसका भी क्या है, टी लीव्स का थिएसिनेसिस और थिएसिए इसकी फैमिली हो गई। अगर केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो वो भी दरअसल दोस्तों टी से है, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन। आप देखेंगे कि थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन ये भी कहीं ना कहीं टी जो लेटर स्टार्ट हो रहा है उसी से रिलेटेड है। तो थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन। और यदि मैं बात करूं इसके यूजेस की, तो ख़ास तौर से आप ध्यान रखें कि लगभग हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जब हम लोग थक जाते हैं, जब हम लोग थकावट सी हो जाती है, अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते हैं, तो हम लोग दरअसल चाय पीते हैं। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि खुद को जगाने के लिए, खुद को एक्टिव रखने के लिए, यानी सीएनएस को स्टिमुलेट करने का बेसिकली कार्य कौन करेगा, हमारा चाय करेगा। यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट एजेंट के रूप में बेसिकली टी का यूज किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टी यानी यूरिन के एक्सक्रीशन में ज़्यादा से ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स होता है। और कुछ इसी प्रकार से आप यदि कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी का भी कुछ इसी प्रकार से यूज होता है। हम सभी जानते हैं कि कॉफ़ी भी बेसिकली हम लोग पीते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी दिमाग को और इसके साथ ही साथ अपने को चुस्त, तंदुरुस्त और इसके साथ ही साथ जागा रहने के महसूस होने के लिए बेसिकली कि हम जागे हैं, इसका यूज़ किया जाता है कॉफ़ी का। और डायूरेटिक प्रॉपर्टी दोनों में ही आपको देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही साथ हम लोग अपने आप को जागा हुआ महसूस कैसे करते हैं, जब हमारे चाहे वो ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स हो, चाहे हमारा क्या हो बेसिकली ब्रोंकियोल यानी रेस्पिरेटरी से रिलेटेड ट्यूब्स हो, उनके जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम कौन करता है, बेसिकली हमारा ये कॉफ़ी करता है। तो यूज़ आप देखेंगे कि दोनों में ही समान है, डायूरेटिक के रूप में, सीएनएस स्टिमुलेट के रूप में यानी जगाने के लिए, हमें तंदुरुस्त और चुस्त महसूस कराने के लिए, और इसके साथ ही साथ थकावट कम करने के लिए। तो कॉफ़ी की हम लोगों ने बात की, उसके यूज़ की।
कनेक्ट करते हुए, तो आप इन दोनों को कनेक्ट करते हुए इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो कॉफ़ी सीड्स, बेसिकली ये सीड का पार्ट होता है कॉफ़ी। और हम लोग यदि देखें तो कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रिका, हिरन, ये सब क्या है बेसिकली हम लोग देखें तो कॉफ़ी लिबरेका हिरन, ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो इसके सी लेटर से ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कॉफ़ी अरेबिका और कॉफ़ी लिबरेका हिरन। और यदि हम लोग बात करें इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, यदि हम लोग बात करें या फिर हम लोग इसके फैमिली को ही देख लेते हैं, तो आपके अगर क्लास में कोई लड़की है तो आप उसके नाम से इसको याद रख सकते हैं कि रूबी कॉफ़ी पीती है, यानी रूबेसिया क्या हो जाएगी, बेसिकली इसकी फैमिली हो जाएगी। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट भी कहीं ना कहीं सी से ही आपको देखने को मिलेगा। और कॉफ़ी जो है बेसिकली कैफीन का एक रिच सोर्स माना जाता है, और इसीलिए इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, कैफीन भी हो जाएगा। और बाकी जो इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, ठीक हमारे टी के समान है, यानी थियोब्रोमीन, थियोफाइलिन और टैनिन, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारा टी लिव्स में है। और यूजेस की हम लोगों ने बात कर ही ली। चलिए देखते हैं अंतिम ड्रग की सीएनएस के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें, वो है हमारा कोका लीव्स। आपको इन तीनों ही ड्रग में समानताएं देखने को मिलेगी कि इनके लेटर से ही इनका बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट और इसके साथ ही साथ इनकी फैमिली में समानताएं देखने को मिलेगी। कोका लीव्स की यदि हम लोग बात करें तो एरेथ्रिक्सोलोन कोका और इसके साथ ही साथ एरिथ्रिक्सोलोन ट्रक्सिलेंस। तो कहीं ना कहीं कोका में हम लोग देखें तो सी आ रहा है, और एरिथ्रिक्सोलोन कोका में भी हम लोग देखें तो सी आ रहा है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या हो जाएगा, एरिथ्रोक्सिलोन कोका। और अगर आप फैमिली की बात करेंगे तो आप इसके बायोलॉजिकल सोर्स है, इसको याद रख सकते हैं। एरिथ्रिक्सोलोन इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, तो एरिथ्रोक्सोलेसिया इसका क्या हो जाएगा, बेसिकली फैमिली हो जाएगी। और यदि हम लोग बात करें इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, तो चाहे कोकेन, नाम से ही पता चल रहा है तो कोकेन होगा इसमें, कोकेन सिनेमाइल होगा। और यहाँ पर हम लोग ने इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखा कि क्या था, एरिथ्रिक्सोलोन ट्रक्सिलेंस था। तो अल्फा ट्रक्सिलेन इसका बेसिकली क्या हो जाएगा, एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को कनेक्ट कर कर बेसिकली यहाँ पर याद रख सकते हैं। और हम लोग यदि बात करें इसके यूज़ की, तो हम सभी जानते हैं क्योंकि कोका है तो इसमें कैफीन पाया जाएगा। कैफीन का एक रिच सोर्स है, तो कैफीन के रूप में बेसिकली एक कैफीन के रिच सोर्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, कैफीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं यदि अगर हम लोग इसकी ज़्यादा मात्रा अगर हम लोग ले लेते हैं कैफीन की, तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। लो डोज में बेसिकली हम लोग देखें तो लोकल एनेस्थेटिक के रूप में, और इसके साथ ही साथ कन्वल्सेंट, यानी हमें कई बार नींद आती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है। हेलुसिनेजेनिक एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। हेलुसिनेजेनिक एजेंट क्या होते हैं, कई बार हमें जो चीज़ नहीं होती है उसका भी रियलाइजेशन होता है, तो बेसिकली हेलुसिनेजेनिक एजेंट के रूप में इसको ट्रीट करने के लिए भी बेसिकली हम लोग देखें तो इसका यूज किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है इसके डोज के ऊपर कि आप इसको लो डोज में ले रहे हैं कि हाई डोज में ले रहे हैं। और इसके एनेस्थेटिक है तो इसका विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये था सीएनएस से रिलेटेड तमाम ड्रग्स के बारे में। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा इसका पार्ट 3 लेकर। थैंक यू, धन्यवाद।